Hi friends, welcome in my YouTube channel Nursing Challengers. Today we are discussing about GERD, Gastroesophageal Reflux Disease. चलिए आज हम लास्ट बात करते हैं। इसोफेगस की लास्ट डिजीज़ कंडीशन है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार इससे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने भी आपसे पूछे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ इमेज रखी है वो आपको देखनी है, और कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। GERD मीन्स गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। इट इज़ ए क्रोनिक डाइजेस्टिव डिजीज़। ये क्रोनिक डाइजेस्टिव सिस्टम की एक डिजीज़ कंडीशन है। नेक्स्ट है GERD अकर्स व्हेन स्टोमक एसिड और स्टोमक कंटेंट फ्लो बैक इनटू द फूड पाइप इसोफेगस। याद रखना, इसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। यदि स्टोमक कंटेंट और जो स्टोमक एसिड है HCl जो पेराइटल सेल से सिक्रीट होता है, याद रखना पेराइटल सेल से HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों ही पेराइटल सेल से सिक्रीट होते हैं। यदि उनका वेग फ्लो हो रहा है किसमें, फूड पाइप यानी कि इसोफेगस के अंदर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। नेम से पता चल रहा है, गैस्ट्रो स्टोमक, इसोफेजियल इसोफेगस, रिफ्लक्स यानी वेग फ्लो हो रहा है, ये डिजीज़ कंडीशन है। तो इस डिजीज़ कंडीशन को बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसके अंदर स्टोमक कंटेंट वापस रिगर्जिटेट होते हैं या फिर बैक फ्लो होते हैं। इसमें मैंने बताया था जब बेरेट इसोफेगस पढ़ाया था, तो आज एक बार फिर से बता देता हूँ। यानी कि जो GERD है इसका सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है जिसका नाम है बेरेट इसोफेगस। वैसे मैंने आगे इंक्लूड कर दिया है कॉम्प्लिकेशन में, लेकिन आपको याद रखना है, जब मैंने बेरेट इसोफेगस पढ़ाया था तो मैंने बताया था ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। जो भी मैं अलग से बताता हूँ उनको आप याद किया करो, क्योंकि वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं, तभी मैं उनको अलग से बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका कोज। इनएडिक्वेट क्लोजर ऑफ द LES। LES समझ गए होंगे, हमने 3-4 डिजीज़ कंडीशन पढ़ ली है इसोफेगस की, तो आप समझ गए होंगे LES। LES मीन्स होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। मेन और इम्पोर्टेंट कोज यही है, इनएडिक्वेट क्लोजर ऑफ द LES, यानी जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसके प्रॉपर बंद नहीं होने की वजह से GERD कोज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन कोज यही होता है। नेक्स्ट देखेंगे रिस्क फैक्टर। ओबेसिटी, ये कुछ रिस्क फैक्टर है जो कोज कर सकते हैं GERD। ओबेसिटी, ओबेसिटी में कैसे होगा, यदि कोई ओबेज पर्सन है जिसमें जो फैटी टिश्यूज़ है वो स्टोमक पर प्रेस यानी स्टोमक को प्रेस करेंगे तो स्टोमक कंटेंट रिगर्जिटेट होने लगेंगे। नेक्स्ट है बल्जिंग ऑफ टॉप ऑफ स्टोमक अप इनटू द डायफ्राम, यानी कि बल्जिंग वर्ड से आपको पता चल रहा होगा। बल्जिंग वर्ड में जब पीडियाट्रिक में डाउन सिंड्रोम पढ़ाऊँगा तो आपको वहाँ सब कुछ बता दूँगा। बल्जिंग टॉप ऑफ स्टोमक अप इनटू द डायफ्राम, यानी जो स्टोमक है उसका कुछ पार्ट डायफ्राम के ऊपर की तरफ आ जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया की वजह से भी जर्ड होता है GERD। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस है वो प्रेस करेगा स्टोमक को, और जैसे वो प्रेस करेगा तो जो स्टोमक कंटेंट है वो बैक फ्लो होने लगेंगे, तो प्रेगनेंसी भी एक क्या है, रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसमें क्या होता है, इनएडिक्वेट क्लोजर, उसकी वजह से GERD कोज कर सकता है स्मोकिंग भी। सो स्मोकिंग ना करें। नेक्स्ट है ड्राई माउथ। अगर माउथ ड्राई है मतलब सूखा हुआ है तो भी जो GERD है वो कोज हो सकता है। नेक्स्ट है अस्थमा। यदि किसी पेशेंट में अस्थमा है तो वो क्या करेगा, उसको कफिंग होगी, कफिंग की वजह से जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर की वजह से पेशेंट में GERD हो सकता है। नेक्स्ट है डिले
स्टोमक एम्पटिंग, यदि स्टोमक प्रॉपरली टाइम टू टाइम एम्पटी नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से भी रिगर्जिटेशन हो सकता है। एक टर्मिनोलॉजी आएगी अपने डंपिंग सिंड्रोम, पढ़ेंगे। बहुत अच्छी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर क्या होगा, जो स्टोमक कंटेंट है वो रैपिडली एम्पटी होगा, मतलब जो स्टोमक में खाना जाएगा वो कुछ ही मिनटों में खाली हो जाएगा। उस डिजीज कंडीशन को बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। वो जब आएगी तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पर क्या है, डिले स्टोमक एम्पटिंग, यानी स्टोमक है वो धीरे धीरे एम्पटी हो रहा है या बहुत लंबे समय बाद एम्पटी हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो फूड कंटेंट है, जो स्टोमक कंटेंट है, उनके रिगर्जिटेशन होने की रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो ये थे कुछ रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट है सिम्टम्स, GERD, साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड। कुछ जो साइन सिम्टम है वो देखने को कौन कौन से मिलेंगे। चलिए, फर्स्ट है ए बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट, हार्ट बर्न, कार्डिनल साइन है। तीसरी बार नहीं, चौथी बार बता रहा हूँ, फिर भी आपको याद नहीं रहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ए बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न। इसकी टर्मिनोलॉजी में मैंने बताया था पायरोसिस, पायरोसिस भी दे सकता है आपको एग्जामिनर, या हार्ट बर्न के नाम से भी पूछ सकता है। समटाइम्स स्प्रेडिंग टू द थ्रोट अलोन विथ सोर टेस्ट इन द माउथ, समटाइम स्प्रेडिंग टू द थ्रोट, जब जो फूड कंटेंट है या स्टोमक कंटेंट है वो रिगर्जिटेट होंगे तो वो थ्रोट तक जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर थ्रोट तक जाएगा तो वहाँ पर भी बर्निंग सेंसेशन आपको देखने को मिलेगा। अलोंग विद द सोर टेस्ट इन द माउथ, जो माउथ है वहाँ का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा अगर रिगर्जिटेशन थ्रोट तक जा रहा है तो। नेक्स्ट है चेस्ट पेन, चेस्ट पेन भी आपको देखने को मिलेगा। चेस्ट पेन की मीन्स जो इसोफेगस है उसमें बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो आपको ऐसे लगेगा कि चेस्ट पेन हो रहा है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी स्वेलोविंग, डिस्फेजिया, याद रखना ये मोस्ट कॉमन कार्डिनल साइन होता है अक्लेजिया कार्डिया का। डिस्फेजिया, निगलने में दिक्कत आएगी, याद रखना, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। नेक्स्ट है ड्राई कफ, सूखी खांसी आएगी, ड्राई कफ यानी सूखी खांसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हॉर्सनेस और सोर थ्रोट, हॉर्सनेस और सोर थ्रोट जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो होता है लेरिंजियल कैंसर का, याद रखना लेरिंजियल कैंसर में हॉर्सनेस और सोर थ्रोट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रिगर्जिटेशन ऑफ फूड और सोर लिक्विड, रिगर्जिटेशन जो यानी फूड रिगर्जिटेट हुआ है उसकी वजह से सोर लिक्विड यानी कि कुछ खट्टापन आपके मुंह में ऐसा लगेगा, एसिड रिफ्लेक्स की वजह से आपको सोर टेस्ट देखने को मिलेगा। ये थे कुछ साइन एंड सिम्टम्स, एक बार फिर बता देता हूँ। हार्ट बर्न, पायरोसिस कार्डिनल साइन होता है GERD का। डिस्फेजिया कार्डिनल साइन है क्लेजिया कार्डिया का, याद रखना, मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन में पूछे जाते हैं। हॉर्सनेस और सोर थ्रोट ये कार्डिनल साइन होता है या मोस्ट कॉमन साइन होता है लेरिंजियल कैंसर का, बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 साइन एक साथ मैंने बता दिए, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो आपको बताने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। 2 इमेज भी डाली है जो आपको देखनी है, जिससे क्या होगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस। फर्स्ट है बेरियम स्वेलो, यानी इसमें जो बेरियम होता है वो आपको स्वेलो कराना होता है पेशेंट को और आप बाद में एक्सरे लेना होता है जिससे आपको अच्छे से पता चल जाता है। जो भी न्यूली ऐड हुए हैं फ्रेंड्स वो प्रीवियस 2-3 डिजीज़ मैंने पढ़ाई है, उनमें आप जाके देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन करके देख सकते हो, उनमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट है 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग, प्रत्येक 24 घंटे से आपको पीएच की मॉनिटरिंग करते रहना है क्योंकि इसमें जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है वो होता है बेरेट इसोफेगस, इसलिए पीएच मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, या इसको गैस्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं। ये भी जो एंडोस्कोपी होती है, वैसे ये नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको एंडोस्कोपी का ध्यान रखना है, एंडोस्कोपी कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
जो प्रीवियस वीडियोज़ मैंने बनाए हैं उनमें अच्छे से समझा रखा है। नेक्स्ट है इसोफेजियल मैनोमेट्री, ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस वीडियोज़ में। नेक्स्ट है बायोप्सी, जो एंडोस्कोपी करता है डॉक्टर, तो एंडोस्कोपी की मदद से कुछ टिश्यूज़, कुछ पार्टिकल्स बाहर निकालता है और उसे क्या करता है, बायोप्सी। क्यों? फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी कि कुछ अलग से कोई और कुछ इन्वेस्टिगेशन करना हो, जैसे कोई कैंसरियस प्रॉब्लम तो नहीं है या कुछ और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बायोप्सी करते हैं। ये थे कुछ डायग्नोसिस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, याद रखना मैनेजमेंट में फार्मेकोलॉजी साथ में ही बता रहा हूँ। फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर फर्स्ट है PPI, प्रोटॉन पंप इनिबिटर। प्रोटॉन पंप इनिबिटर क्या करेगी, सप्रेस करेगी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को। याद रखना प्रोटॉन पंप इनिबिटर सप्रेस करती है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को। अपने को क्या करवाना है, जो एसिड हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, उस एसिड को सप्रेस करना है, यानी कि उसके प्रोडक्शन को कम करना है, जिससे जो हार्ट बर्न है वो नहीं हो। इसका साइड इफ़ेक्ट होता है एक्लोरहाइड्रिया, मैंने टर्मिनोलॉजी में अच्छे से बता दिया है। हाइपोक्लोरहाइड्रिया, हाइपरक्लोरहाइड्रिया, एक्लोरहाइड्रिया। यहाँ पर एक्लोरहाइड्रिया है मीन्स एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, यानी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन है वो प्रोडक्शन होना उसका बंद हो जाएगा, उस टर्म को बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। एग्जाम्पल है ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल। ये है PPI यानी प्रोटॉन पंप इनिबिटर। याद रखना एक्लोरहाइड्रिया इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट है एंटासिड, एग्जाम्पल है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आपने सुना होगा एंटासिड के बारे में अच्छे से। फर्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें कुछ लिखा हुआ है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। साइंस का क्वेश्चन है भाई, याद रखना क्योंकि जीके भी पूछा जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। अवॉइड इन अपेंडिसाइटिस एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यदि किसी पेशेंट में अपेंडिसाइटिस और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है तो उसमें यूज़ नहीं करनी है। ध्यान रखना GERD में यूज़ कर सकते हो बट अपेंडिसाइटिस एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करनी है। साइड इफ़ेक्ट है डायरिया, एंटासिड है वो डायरिया कोज करती है, यानी साइड इफ़ेक्ट है इसका एंटासिड का। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ट्रीट हाइपरफॉस्फेटेमिया। यदि फॉस्फेटेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया जो फॉस्फेट है उसकी अगर ब्लड में प्रेजेंस ज़्यादा हो जाती है तो उसे ट्रीट करने के लिए भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ ली जाती है। इसका साइड इफ़ेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन। ध्यान रखना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन कोज करती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डायरिया कोज करती है। ये फार्मेकोलॉजी साथ में पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करती है, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उनको कम करती है या डिक्रीज करती है। एग्जाम्पल्स रेनिटिडीन, ये तो भाई पॉकेट में होती है सभी के, हर घर में मिल जाएगी रेनिटिडीन। रेनिटिडीन, फिमोटिडीन, सिमेटिडीन, रिजाटिडीन। इफ़ पेशेंट हैव लिवर डिसऑर्डर, यदि किसी पेशेंट में लीवर डिसऑर्डर है और साथ में GERD हो गया है तो उस कंडीशन में आप रेनिटिडीन, फिमोटिडीन, सिमेटिडीन नहीं यूज़ करनी है। आपको कौन सी ड्रग देनी है, रिजाटिडीन। देखिए फ्रेंड्स, रेनिटिडीन एंड सिमेटिडीन दोनों को बैन कर दिया गया है। सिमेटिडीन एक एंड्रोजीनियस इफेक्ट दर्शाती है, यानी इनफर्टिलिटी कोज कर सकती है, इसलिए इसको भी बैन कर दी गई है, याद रखना। नेक्स्ट है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव बैरियर अराउंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा। आप म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट यूज़ कर सकते हो, जिससे जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसको प्रोटेक्ट करने के काम में आती है। एग्जाम्पल है सुक्राल फेट, इसके अंदर है गिव 1 आवर बिफोर ईच मील, यानी खाना खाने से 1 घंटे पहले आपको यूज़ करनी है। साइड इफ़ेक्ट है कॉन्स्टिपेशन, यानी जो सुक्राल फेट है इसका भी साइड इफ़ेक्ट कॉन्स्टिपेशन होता है। ये सुक्राल फेट अभी न्यूली ऐड हुई है, याद रखना म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट है सुक्राल फेट। और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसके अंदर सिमेटिडीन के बारे में आगे कुछ देखेंगे, इसके बारे में भी। जो रिजाटिडीन है वो लीवर डिसऑर्डर अगर किसी पेशेंट में हो रखा है और GERD उसको हो रखा है तो आपको रिजाटिडीन यूज़ करनी है,
याद रखना, मैंने अलग से लिख दिया है, आप भी याद रखना। रेनिटिडीन और सिमेटिडीन दोनों को बैन कर दी गई है। सिमेटिडीन क्या करती है, एंड्रोजीनियस साइड इफ़ेक्ट डालती है, यानी कि इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। रेनिटिडीन एक कैंसरियस जो साइड इफ़ेक्ट है वो डालती है, इसलिए उसको भी बैन कर दी गई है। ठीक है, यह आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए बताना ज़रूरी है। आप कल को ये नहीं बोलो कि आपने सर बताया नहीं। मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। आप कंटिन्यूस मेरे साथ बने रहे, ऐसे ही वीडियोस को देखते रहे, आपको बहुत नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिमेटिडीन के बारे में। सिमेटिडीन क्रॉस द BBB, सुना होगा BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, हेड के अंदर होता है, उसको क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है सिमेटिडीन, एंड अफेक्ट CNS, और क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। कॉज कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, डिसओरिएंटेशन, एंजाइटी एंड एजिटेशन। सिमेटिडीन की वजह से क्या क्या हो सकते हैं, कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, डिसओरिएंटेशन, एंजाइटी एंड एजिटेशन। याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फार्माकोलॉजी है मैं डिजीज़ कंडीशन के साथ में ही पढ़ाता जाऊंगा, अलग से नहीं पढ़ाऊंगा आपको। फार्माकोलॉजी कुछ टॉपिक्स है वो आपको मैं अलग से पढ़ा दूंगा, जैसे एंटीडोट है, फार्माकोकाइनेटिक है, डायनेमिक है, वो आपको मैं अलग से बता दूंगा। लेकिन आप फार्माकोलॉजी को अच्छे से पढ़ते रहे डिजीज़ कंडीशन के साथ, आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। फंडोप्लिकेशन, रैपिंग ए पोर्शन ऑफ गैस्ट्रिक फंडस अराउंड स्फिंक्टर एरिया ऑफ इसोफेगस सर्जरी में बी परफॉर्म्ड बाई लेप्रोस्कोपी। यानी कि जो फंडोप्लिकेशन है वो लेप्रोस्कोपी से परफॉर्म की जाती है, जिसमें क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक फंडस है उसके चारों ओर के पोर्शन से क्या करेंगे, रेपिंग मीन्स लपेटना। जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसके चारों तरफ क्या कर देंगे, गैस्ट्रिक फंडस से कुछ जो एरिया है उसे लपेट देंगे इसोफेगस को, जिससे क्या होगा, जो रिगर्जिटेशन है वो नहीं हो पाएगा। यानी कि रिगर्जिटेशन क्यों हो रहा है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के प्रॉपर बंद नहीं होने की वजह से। तो उसको अगर प्रॉपरली बंद कर दिया जाए तो फिर रिगर्जिटेशन नहीं होगा, इसलिए फंडोप्लिकेशन मेनली GERD में यूज़ ली जाती है। नेक्स्ट है स्टेटा प्रोसीजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसीजर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, विच प्रोसीजर आर यूज इन द GERD, तो आपको राइट आंसर करना है स्टेटा प्रोसीजर। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालते हैं, जिससे क्या होगा, स्वेलिंग कॉज करेगा। जो वेव्स है वो स्वेलिंग करेगी, स्टिफन कॉज करेगी, जिसकी वजह से जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो उससे जो रिगर्जिटेशन हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, इसलिए स्टेटा प्रोसीजर इसमें यूज़ लिया जाता है, स्वेलिंग की वजह से रिगर्जिटेशन नहीं हो सके। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, जो इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट ही मैंने ऐड किए हैं। जो मॉनिटर वाइटल साइंस, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये ऐसे कुछ ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक सिर्फ यही याद रहते थे और कुछ भी याद नहीं रहता था। चलिए वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द पेशेंट टू ईट 5 to 6 स्मॉल मील्स ड्यूरिंग ए डे, यानी कि जो पेशेंट है GERD का उसको 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा आपको फूड खिलाना है। नेक्स्ट है आफ्टर ईट द फूड ऑफ GERD पेशेंट गिवन द सिटिंग पोजीशन। जो GERD पेशेंट है उसको आप खाना खिलाते हो, खाना खिलाने के बाद में उसको सिटिंग पोजीशन देनी है, जिससे जो रिगर्जिटेशन हो रहा है उससे प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है अवॉइड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एग्जांपल एट्रोपाइन सल्फेट। याद रखना एट्रोपाइन सल्फेट अवॉइड करनी है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। क्यों? क्योंकि डिले करती है स्टोमक एम्पटिंग में, यानी कि जो एट्रोपाइन सल्फेट है वो स्टोमक को एम्पटी करने में देरी लगाएगी। अगर देरी लगाएगी स्टोमक में कंटेंट पड़ा रहेगा, जब 3 घंटे में वो खाली हो रहा था अब वो 5 घंटे तक खाली नहीं हो रहा है, तो वो वापस क्या होगा, रिगर्जिटेट होगा। इसलिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स अवॉइड करनी है। नेक्स्ट है डाइट, आपको कौन सी डाइट यूज़ करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार डाइट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में।
याद रखना GERD के पेशेंट को लो फैट एंड हाई कैलोरी डाइट देंगे या हाई प्रोटीन डाइट भी दे सकते हो, लेकिन फैट लो होनी चाहिए। याद रखना लो फैट हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट आप यूज़ कर सकते हो। मैंने प्रोटीन ऐड नहीं किया है, आप ऐड कर लेना। नेक्स्ट है अवॉइड टाइट फिटिंग क्लॉथ्स, यानी जो टाइट फिटिंग क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो आपको नहीं पहनाने हैं जो पेशेंट GERD से सफ़र है, क्योंकि जो टाइट क्लॉथ है वो रिगर्जिटेशन कॉज कर सकते हैं प्रेशर की वजह से। नेक्स्ट है डोंट स्मोक, हमने रिस्क फैक्टर में पढ़ा था स्मोकिंग, तो आपको स्मोक भी नहीं करना है। स्मोकिंग डिक्रीजेज द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एबिलिटी टू फंक्शन प्रॉपरली, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी जो फंक्शन करने की एबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देगा। अगर डिक्रीज होगा तो वो प्रॉपरली बंद नहीं होगा, प्रॉपर बंद नहीं होगा तो आपको क्या होगा, GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसलिए जो भी फ्रेंड्स स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग करना छोड़ दे, क्योंकि आपको भी GERD हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को ही होता है, नर्स और डॉक्टर को भी हो सकता है यदि ऐसा करता है तो। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेरेट इसोफेगस इसोफेजाइटिस कोज कर सकता है GERD, और बेरेट इसोफेगस ये प्री कैंसरियस स्टेज है जो इंडिकेट करती है इसोफेगस के कैंसर को। याद रखना बेरेट इसोफेगस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए हैं। फर्स्ट है विच इज़ द कार्डिनल साइन ऑफ GERD? A चेस्ट पेन, B डिस्पेप्सिया, C डिस्फेजिया, D पायरोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आंसर ज़रूर दें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। विच ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ GERD, ये मैंने बता दिया है, आप मुझे ज़रूर बताइए। एक्लेजिया कार्डिया, B मेलरीवेज सिंड्रोम, C इसोफेजियल वेरिसेस, D बेरेट इसोफेगस। ये आपको बताना है। ये थे 2 क्वेश्चन, अभी आगे और आएंगे कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर भी आपको देने हैं। क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना है, चाहे गलत आए चाहे सही आए। अगर आपको गलत आंसर आता है तो मैं आपका आंसर सही करूँगा, लेकिन आपको आंसर ज़रूर देना है। ये देखिए एम्स भोपाल SNO सीनियर नर्स ऑफिसर में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेलिना सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको आंसर देना है। इंजरी इन द हेड, इंजरी इन द लोअर बॉवेल, इंजरी इन द बोन, इंजरी इन द अपर बॉवेल, आपको आंसर ज़रूर देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हार्ट बर्न रेफर्स टू एन अनईजी बर्निंग सेंसेशन इन द, ये RRB फरवरी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको राइट आंसर देना है। ऑप्शन है A स्टोमक, B जेजुनम, C सिकम, D इसोफेगस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मैं पूछता हूँ आपको आंसर ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और कंपटीशन में भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मैंने 5 क्वेश्चन पूछे हैं, पाँचों के आंसर आपको कमेंट में ज़रूर देने हैं। ए पेशेंट हु हैज़ सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब इंसर्टेड, मैंने बताया था सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब जब एसोफेजियल वेरिसेस का मैनेजमेंट पढ़ाया था, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हो। सडनली एक्सपीरियंस्ड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड टेक द नर्स, आपको ऑप्शन पढ़ने हैं और राइट आंसर आपको देना है। ये DSS भी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वो इमेज जो मैंने शुरू में कहा था कि आपको लास्ट में इमेज मिलेगी, GERD कोजेज। देखिए ये सब रिस्क फैक्टर है, लो स्टोमक एसिड, टू मच गैस, पैरासाइट्स, हाइटल हर्निया, प्रेगनेंसी, सिगरेट स्मोकिंग, लार्जर मील, रॉन्ग पोस्चर, टाइट फिटिंग क्लॉथ, ओबेज, मेडिकेशंस, जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो, टू मच एक्सरसाइज, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, लो क्लोराइड डाइट, ये क्या है, रिस्क फैक्टर है। सब रिस्क फैक्टर है जो GERD कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ सिम्टम्स जो मैंने बता दिए हैं, कुछ इसमें न्यूली एड मिलेंगे आपको। चेस्ट पेन बता दिया है, पेनफुल बर्निंग सेंसेशन इन द थ्रोट एंड चेस्ट बता दिया है, ट्रबल स्वेलोविंग और ईटिंग नॉर्मली। ट्रबल स्वेलोविंग जानते हो, ट्रबल स्वेलोविंग मीन्स होता है कि आपको बार बार निकलने में दिक्कत आएगी, डिस्फेजिया आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है डेवलपिंग ए सोर टेस्ट,
इन द माउथ ये भी बता दिया है, विजिंग अस्थमा सिम्टम, क्रॉनिक कफिंग एंड डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। मैंने ड्राई कफ आपको सिम्टम में बताया था। इस पेशेंट में अस्थमा या विजिंग साउंड आप लोगों को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है एक्सेसिवली सैलाइवेशन। क्या बोलते हैं इस टर्म को, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नहीं बताते हो तो फिर मेरे को ज़रूर पूछिए, मैं कल बताऊंगा ज़रूर। मेरे को अभी भी पता है लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप बताइए मुझे पहले। नेक्स्ट है टूथ इरोजन, यानी जो दांत है उनके अंदर छेद होने लग जाएंगे, यानी वो ब्रेक डाउन होने लग जाएंगे। बेल्चिंग ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये था आज का टॉपिक GERD, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जो कॉम्प्लिकेशन है उसका ध्यान रखें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कार्डिनल साइन है उसको याद रखें, और एक जो बच गया है वो है GERD के अंदर इम्पोर्टेंट डाइट, वो आपको याद रखनी है। ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक, वैसे छोटा तो नहीं है, लार्ज हो चुका है, बट आपको समझाना मेरा काम है। तो आपको समझ में कहीं भी नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछे। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक होगा हमारा स्टोमक से पेप्टिक अल्सर। थैंक यू वेरी मच।